गुड इवनिंग। कैसे साथियों? चलिए, तो कल हमने कंप्लीट किया था पर्यावरण प्रदूषण। इन्वायरमेंट में परिभाषा या इन्वायरमेंट के हम कह सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद पारिस्थितिक तंत्र, और फिर पारिस्थितिक तंत्र के बारे में डिटेल में स्टडी किया। फिर आगे बढ़े हम लोग, और आगे बढ़ने के क्रम में हमने डिस्कस किया कि इन्वायरमेंट में पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस प्रकार से पोल्यूशन होता है। पोल्यूशन के भी इंपॉर्टेंट बातें हमने डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं हम लोग जैव विविधता अथवा बायोडाइवर्सिटी की। तो बायोडाइवर्सिटी के बाद फिर ग्लोबल इन्वायरमेंट चेंज, और फिर हमारा जो क्लास का प्लान रहने वाला है, जितने भी पीसीएस एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे गए हैं उन इंपॉर्टेंट कुछ प्रश्नों को ले लेंगे और डिस्कशन कर लिया जाएगा। प्रश्नों की थ्रू आउट क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। तो क्वेश्चंस के द्वारा डिस्कशन करना भी एक टॉपिक को रिवीजन करने का बहुत अच्छा तरीका होता है। तो फिलहाल आज तो अभी जैव विविधता डिस्कस करते हैं। चलिए, तो हेडिंग लगाइएगा आप लोग, जैव विविधता अथवा बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। ठीक, तो इस टॉपिक को कैसे आगे बढ़ेंगे, टॉपिक को लेकर के डिस्कशन करने का पैटर्न क्या रहेगा एक बार समझ लेते हैं पहले, फिर आगे आते हैं टॉपिक में हम लोग। तो बायोडाइवर्सिटी में सर्वप्रथम जानना जरूरी है कि परिभाषा इसकी क्या है। इंट्रोडक्शन कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि इसका इंट्रो कर लेंगे, अर्थ जान लेंगे या परिभाषा जान लेंगे, तो हम इंट्रोडक्शन कह सकते हैं या अर्थ कह सकते हैं। ठीक है। सेकेंड पार्ट है जैव विविधता के स्तर क्या क्या होते हैं, तो हम कह सकते हैं जैव विविधता के स्तर, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो सेकेंड जो पार्ट यहां पर है या सेकेंड टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। थर्ड है आपका मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, या हम कह सकते हैं जैव विविधता का मापन। जैव विविधता का मापन, मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट वन ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, या हम कह सकते हैं कि जैव विविधता की प्रवणता। तो अगला टॉपिक हमारा होगा जैव विविधता की प्रवणता। उसके बाद हम देखेंगे कि जैव विविधता का महत्व क्या है। तो जैव विविधता का महत्व, जैव विविधता के ह्रास का कारण, कॉजेज ऑफ डिग्रेडेशन, जैव विविधता के ह्रास का कारण क्या है, और अंत में कंजर्वेशन या मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के संरक्षण की विधियां। तो अंत में कंजर्वेशन, या हम कह सकते हैं कि संरक्षण किस प्रकार से किया जाएगा जैव विविधता का, इस बात को समझना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं, परिभाषा को समझते हैं कि अर्थ अथवा परिभाषा क्या है। तो जैव विविधता का मतलब होता है पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता, या हम कह सकते हैं पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवन की विविधता। कितने डिफरेंट टाइप का जीवन है, तो हम क्या कह सकते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने
वाले जीवों की विविधता। अगर सरल भाषा में अगर एक लाइन में कहा जाए तो क्या है जैव विविधता? आप कह सकते हैं कि एक लाइन में जैव विविधता का मतलब है पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की अथवा जीवन की विविधता ही जैव विविधता कहलाती है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं। तो मान लिया हमने कि ये कोई एक भौगोलिक क्षेत्र है। क्या है ये? है ये कोई भौगोलिक क्षेत्र। ठीक है, इस भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जीवों, सूक्ष्म जीवों एवं पादपों की विविधता ही इस क्षेत्र की यानी इस भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता कहलाती है। तो जैव विविधता क्या है? आप कह सकते हैं किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों एवं पादपों के मध्य विविधता ही उस भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता कहलाती है। ठीक, आगे अगर हम बात करें तो यूएनईपी ने, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी इसका नाम ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो यूएनईपी नाम क्या है? नाम है संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने परिभाषित किया कि जैव विविधता को परिभाषित किया और इसने क्या कहा जैव विविधता के बारे में? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने कहा कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में, किसमें? किसी भी प्रदेश में अथवा किसी भौगोलिक क्षेत्र में, किसी भी प्रदेश में पाए जाने वाले जीवों की जीन, प्रजाति और पारिस्थितिक तंत्र के मध्य विविधता ही उस क्षेत्र की जैव विविधता कहलाती है। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने क्या कहा? आप कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अनुसार किसी भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों के मध्य जीन, प्रजाति एवं पारिस्थितिक तंत्र के स्तर पर पाए जाने वाली विविधता ही उस क्षेत्र की जैव विविधता कहलाती है। ठीक है, तो सरल शब्दों में समझा जाए तो सिर्फ जैव विविधता क्या है? तो जैव विविधता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ, कितनी विभिन्न तरीके से जीवन है, कितने विभिन्न प्रकार से जीवन का स्तर है। ठीक है, ये सिंपल तरीके से है जैव विविधता का मतलब। जैव विविधता क्या है? किसी भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवन की विविधता ही जैव विविधता है। इसी को आगे अलग अलग तरीकों से परिभाषित किया गया। ठीक, अब बात करते हैं सेकंड जो पार्ट है। सेकंड पार्ट हमारा क्या है? जैव विविधता के स्तर, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो हेडिंग लगाइए जैव विविधता के स्तर। इसकी बात करते हैं क्या क्या है। जैव विविधता के स्तर, चलिए बात करते हैं जैव विविधता के स्तरों की। तो सबसे पहला स्तर है आनुवांशिक विविधता। ठीक है, आनुवांशिक विविधता
या जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक। दूसरा है स्पीसीज डाइवर्सिटी, हम कह सकते हैं प्रजातीय विविधता। तो प्रजातीय विविधता, स्पीसीज डाइवर्सिटी। और तीसरी होती है इकोसिस्टम अथवा कम्युनिटी डाइवर्सिटी, जिसे हम क्या कह सकते हैं, समुदाय अथवा पारिस्थितिक तंत्र की विविधता। डाइवर्सिटी। ठीक। अब एक एक करके इन सभी को समझते हैं। आनुवांशिक विविधता, किसी समुदाय के एक ही प्रजाति के सदस्यों के मध्य की विभिन्नता या विविधता ही आनुवांशिक विविधता कहलाती है। यानी आनुवांशिक विविधता क्या है, हम कह सकते हैं किसी समुदाय की एक ही प्रजाति के सदस्यों के मध्य पाई जाने वाली विविधता ही आनुवांशिक विविधता है। जैसे प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अलग होता है, तो हम कह सकते हैं कि क्या है, प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अलग है, क्योंकि आनुवांशिक स्तर पर विविधता पाई जा रही है, और आनुवांशिक स्तर पर पाई जाने वाली विविधता के कारण ही एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अलग है। तो हमने क्या कहा, आनुवांशिक विविधता क्या है, आप कह सकते हैं आनुवांशिक विविधता है किसी समुदाय के एक ही प्रजाति के जीवों, किसी समुदाय के एक ही प्रजाति के जीवों के मध्य विविधता। ठीक है, एक ही जीवों के मध्य विविधता अथवा विभिन्नता, क्या हम कह रहे हैं, आनुवांशिक विविधता कह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, किसी प्रजाति का प्रत्येक सदस्य, किसी भी प्रजाति का एक प्रत्येक सदस्य अपनी आनुवांशिक संरचना के स्तर पर, किसी भी प्रजाति का प्रत्येक सदस्य अपनी आनुवांशिक संरचना के स्तर पर दूसरे सदस्य से कैसा होता है, अलग होता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक आनुवांशिक विविधता पाई जा रही है जातियों के अंदर या समुदाय के अंदर, और ये आनुवांशिक विविधता के कारण ही प्रत्येक सदस्य दूसरे सदस्य से अलग होता है अथवा सदस्यों में अंतर होता है। ठीक है, और किसी भी, जैसे देखिए, आनुवांशिक विविधता की अगर हम बात करें तो आनुवांशिक विविधता, किसी भी प्रजाति की आनुवांशिक विविधता जितनी अधिक होगी उस प्रजाति का स्थायित्व उतना ही अधिक होता है। तो अगर हम कहें कि आनुवांशिक विविधता अधिक है, अगर किसी भी प्रजाति में अगर आनुवांशिक विविधता अधिक है, इसका मतलब है कि बदली हुई परिस्थितियों के साथ उस विशेष प्रजाति के अनुकूलन करने की क्षमता अधिक होगी। आनुवांशिक विविधता अधिक है, इसका मतलब है कि बदली हुई परिस्थितियों के साथ, बदली हुई परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करने की
क्षमता अधिक होगी। तो अनुवांशिक विविधता जितनी ज्यादा अधिक होगी उतना ही ज्यादा एडॉप्टेशन, बदली हुई परिस्थितियों के साथ एडॉप्ट करने की क्षमता उस विशेष प्रजाति की बढ़ जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि उस विशिष्ट प्रजाति का स्थायित्व, या क्या होगा, प्रजाति का स्थायित्व अधिक हो जाएगा। दूसरी तरफ मान लीजिए क्या होता है कि आनुवांशिक विविधता अगर कम है, तो आनुवांशिक विविधता कम है, इसका मतलब है कि बदली हुई परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करने की क्षमता भी कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि अनुकूलन करने की क्षमता भी घट जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर अनुकूलन करने की क्षमता घट जाएगी, इसका मतलब है कि प्रजाति पे विलोपन का खतरा बढ़ जाएगा। हम कह सकते हैं कि प्रजाति का स्थायित्व कम हो जाएगा और प्रजाति के विलोपन का खतरा, प्रजाति के विलोपन का खतरा अधिक हो जाएगा। विलोपन है ये, प्रजाति के विलोपन का खतरा अधिक ज्यादा हो जाता है उस विशिष्ट प्रजाति पर। तो हम क्या कह सकते हैं कि आनुवांशिक विविधता का प्रजाति के स्थायित्व के साथ सीधा संबंध है, और अथवा आनुवांशिक विविधता का किसी भी प्रजाति की अनुकूलन करने की क्षमता के साथ सीधा संबंध है। यही तो हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं अंत में। तो अंतिम निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि आनुवांशिक विविधता का प्रजाति के अनुकूलन करने की क्षमता, प्रजाति के अनुकूलन करने की क्षमता के साथ सीधा संबंध है। ठीक, एक और बात जान लेते हैं। किसी जाति अथवा उसकी समष्टि में कुल अनुवांशिक विविधता को जीन कोष कहते हैं। किसी भी जाति, या उसकी समष्टि अथवा उसकी समष्टि में उपस्थित कुल आनुवांशिक विविधता, इसमें उपस्थित कुल आनुवांशिक विविधता इसे कहा जाता है जीन कोष अथवा जीन पूल। तो इसे कहते हैं जीन कोष अथवा जीन पूल। तो अगर किसी प्रजाति का, आपसे मैं कहूं कि किसी एक प्रजाति है, कोई प्रजाति है और इसका जीन पूल अधिक है, अधिक जीन पूल वाली प्रजाति है, तो आप क्या कहेंगे? इसका मतलब है कि जीन पूल अधिक है, इसका मतलब है कि उस विशिष्ट प्रजाति में आनुवांशिक विविधता का स्तर अधिक होगा, अर्थात वो विशिष्ट प्रजाति क्या होगा? तो बदली हुई परिस्थितियों के साथ, जलवायु परिस्थितियों के साथ उस एडॉप्टेशन करने की कैपेसिटी अधिक होगी, क्षमता अधिक होगी, और उस विशिष्ट प्रजाति का स्थायित्व पारिस्थितिक तंत्र में या इकोलॉजी एनवायरनमेंट में अधिक होगा। ठीक, तो पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया। पहला पॉइंट है क्या? आनुवांशिक विविधता।
और आनुवांशिक विविधता के बारे में हमने बात की। अब बात करते हैं प्रजातीय विविधता, स्पीशीज डाइवर्सिटी। प्रजातीय विविधता क्या है? तो किसी भी प्रति इकाई क्षेत्र में जीवों की जातियों की संख्या कितनी है? तो हम क्या कह सकते हैं, प्रति इकाई क्षेत्र में जातियों की संख्या, तो प्रति इकाई क्षेत्र में जो जातियों की संख्या है वही कहलाती है प्रजातीय विविधता। मान लिया आपने कि ये कोई भौगोलिक क्षेत्र है, अलग अलग प्रजाति के लोग यहां पर रहते हैं, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, तो जातियों, एक ही प्रजाति के अंदर जातियों की कितनी ज्यादा संख्याएं हैं वही कहलाती है क्या, स्पीशीज डाइवर्सिटी। जैसे कि गेहूं के अंदर डिफरेंट टाइप के वैरायटीज हैं, जैसे गेंदा अलग अलग वैरायटीज हैं, जैसे क्या है बिग कैट फैमिली है, क्या बिग कैट फैमिली। तो बिग कैट फैमिली या हम पैंथेरा फैमिली की बात कर लें तो अलग अलग सदस्य हैं, लियो भी है, टिरिस भी है, तो अलग अलग सदस्य हैं। बिग कैट फैमिली है, बिग कैट फैमिली के अंतर्गत अलग अलग प्रजाति हैं, ठीक है। तो चीता भी है उसी में तेंदुआ भी है, तो अलग अलग प्रजातियां हैं। तो कितनी ज्यादा प्रजातियां हैं, प्रजातियों की संख्या क्या है, तो क्या कह रहे हैं हम, प्रति इकाई क्षेत्र में जातियों की संख्या क्या है, यही कहलाती है उस क्षेत्र की प्रजातीय विविधता। ठीक। अब अंतिम बात करते हैं हम समुदाय अथवा पारिस्थितिक तंत्र की विविधता। तो कोई भौगोलिक क्षेत्र है और किसी भौगोलिक क्षेत्र में एक इकोसिस्टम बना हुआ है, यहां पर मान लिया आपने यहां कोई ए इकोसिस्टम बना हुआ है। ये ए इकोसिस्टम ऐसा है जो बहते हुए जल, कोई झरना है तो झरना होगा, तो उस झरने का भी तो कोई इकोसिस्टम होगा, लोटिक इकोसिस्टम बना हुआ है। और इस स्थान पर क्या है, यहां पर कोई तालाब है, पोखर है, एक इकोसिस्टम यहां पर होगा। इस स्थान पर कोई घास की भूमि है, वहां पर एक डिफरेंट इकोसिस्टम बना होगा, एक इकोसिस्टम इधर बना होगा। तो एक भौगोलिक क्षेत्र है और किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत ये जो अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम बन रहे हैं, इनके मध्य में पाई जाने वाली विविधता ही इस क्षेत्र की समुदाय विविधता कहलाती है। तो समुदाय विविधता अथवा कम्युनिटी डाइवर्सिटी अथवा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या है, आप कह सकते हैं किसी भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य की विविधता ही उस क्षेत्र की पारिस्थितिक विविधता अथवा समुदाय विविधता कहलाती है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम लोग जैव विविधता का मापन या मानचित्रीकरण। ठीक है, तो हेडिंग लगाइएगा, मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का मापन। मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का मापन तीन तरह से किया जाता है। एक होता है अल्फा डाइवर्सिटी, दूसरा होता है बीटा डाइवर्सिटी और तीसरी होती है गामा डाइवर्सिटी, गामा विविधता।
तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अल्फा डाइवर्सिटी की। अल्फा विविधता क्या है, क्या मेजरमेंट किया जाता है? तो किसी क्षेत्र में उपस्थित प्रजातियों की कुल संख्या का मापन किया जाता है अल्फा विविधता के द्वारा। तो अल्फा विविधता के द्वारा क्या किया जाता है? आप कह सकते हैं अल्फा विविधता के द्वारा किसी क्षेत्र में उपस्थित प्रजातियों की कुल संख्या। तो अल्फा विविधता के द्वारा किसी क्षेत्र में उपस्थित प्रजातियों की कुल संख्या का मापन किया जाता है। अर्थात अल्फा विविधता का डायरेक्ट रिलेशन है, सीधा संबंध है किसी क्षेत्र में उपस्थित प्रजातियों की संख्या के साथ। हम कह सकते हैं अल्फा विविधता क्या कर रही है? तो आप कह सकते हैं अल्फा विविधता एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उपस्थित प्रजातियों की कुल संख्या का मेजरमेंट किया जाता है, अल्फा विविधता के द्वारा मापन किया जाता है। ठीक है, दूसरी तरफ आ जाइए बीटा विविधता। तो बीटा विविधता के द्वारा क्या किया जाता है? तो बीटा किसी क्षेत्र में उपस्थित, किसी भी क्षेत्र में उपस्थित प्रजातियों की संरचनात्मक विविधता, स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी का मापन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र में उपस्थित प्रजातियों की संरचनात्मक विविधता का मापन। तो प्रजातियों की संरचनात्मक विविधता, स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी का मापन, संरचनात्मक विविधता का मापन किया जाता है बीटा डाइवर्सिटी के द्वारा। ठीक है, और गामा विविधता क्या है? तो गामा विविधता है किसी क्षेत्र में उपस्थित प्रजातियों के मध्य अंतः संबंध का मापन या मेजरमेंट। तो प्रजातियों के मध्य का अंतः संबंध, इंटरेक्शन, किस प्रकार से इंटरेक्शन होता है, इस इंटरेक्शन का मेजरमेंट किया जाता है गामा डाइवर्सिटी के द्वारा। तो तीन तरह से मेजरमेंट किया जाता है। पहला मेजरमेंट करना है क्या? जब हम मेजरमेंट करते हैं कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में प्रजातियों की कुल कितनी संख्याएं उपस्थित है, कुल संख्या। तो जब कुल संख्या की बात होती है तो अल्फा डाइवर्सिटी। दूसरी तरफ प्रजातियों के स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी की जब बात आती है मेजरमेंट की, तो उसे हम कहते हैं बीटा डाइवर्सिटी। और तीसरा, जब इंटरेक्शन की बात आती है, इंटरेक्शन की बात आती है तो हम कहते हैं गामा डाइवर्सिटी। ठीक, तो ये था तीसरा पॉइंट हमारे डिस्कशन का। जैव विविधता का मापन। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग जैव विविधता की प्रवणता, ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो हेडिंग लगाइए क्या? जैव विविधता की प्रवणता। ग्रेडियंट का मतलब होता है अंतर। क्या होता है? ग्रेडियंट का मतलब होता है, प्रवणता का मतलब है अंतर। जब हम कभी कोई एक भौगोलिक क्षेत्र है, मान लीजिए कि यह है कोई ए भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक, और दूसरी तरफ है कोई
बी भौगोलिक क्षेत्र। ठीक, तो ए भौगोलिक क्षेत्र से बी भौगोलिक क्षेत्र की ओर गए, अथवा बी भौगोलिक क्षेत्र से ए भौगोलिक क्षेत्र की ओर गए। तो जब कभी एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे भौगोलिक क्षेत्र की ओर जाने पर जैव विविधता में आने वाले अंतर को ही जैव विविधता की प्रवणता कहते हैं। तो एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे भौगोलिक क्षेत्र की ओर जाने पर जाने आने वाले किसमें, जैव विविधता में अंतर, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर जाएंगे तो जैव विविधता में अंतर की स्थिति देखने को मिलेगी। तो जैव विविधता में जो अंतर की स्थिति देखने को मिलती है इसे ही कहा जाता है जैव विविधता की प्रवणता, ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कैसे समझते हैं, मान लीजिए कि आप हैं उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में। कहां पर हैं, उच्च अक्षांश। उच्च अक्षांश अर्थात ध्रुवों की ओर होंगे आप, और उच्च अक्षांशीय क्षेत्र से आप जा रहे हैं निम्न अक्षांशीय क्षेत्र की ओर। कहां जा रहे हैं, निम्न अक्षांश की ओर। निम्न अक्षांश का मतलब है निम्न अक्षांशीय क्षेत्र, उच्च अक्षांश का मतलब है उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, तो ये भी लिख सकते हैं। तो अब आप हैं उच्च अक्षांशीय क्षेत्र की ओर, और जब कभी उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों से निम्न अक्षांशीय क्षेत्र की ओर आ रहे हैं, अथवा मैं कहूं कि ध्रुवीय क्षेत्र से विषुवतरेखीय क्षेत्र की ओर आ रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में जैव विविधता में वृद्धि होती है। जैव विविधता बढ़ती जाती है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टेम्परेचर, क्योंकि प्रेसिपिटेशन, वर्षा, वर्षण, तापमान, वर्षण, पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता, इन सब में क्रमशः वृद्धि होती जाती है। और आप जानते हैं जैसे जैसे पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पारिस्थितिक तंत्र का स्थायित्व बढ़ता जाएगा, जीवन की विविधताएं बढ़ती चली जाएंगी। तो जब कभी आप उच्च अक्षांशीय क्षेत्र से ध्रुवीय क्षेत्रों से निम्न अक्षांशीय क्षेत्र की ओर अथवा विषुवतरेखीय क्षेत्र की ओर आते हैं तो हम क्या कहते हैं कि जैव विविधता में वृद्धि की स्थिति देखने को मिलती है। अपोजिट अगर प्रश्न आपसे पूछ ले कि निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों से अथवा विषुवतरेखीय प्रदेश से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता में कैसी स्थिति देखने को मिलेगी, तो आप कहेंगे जब हम निम्न अक्षांशीय क्षेत्र से उच्च अक्षांशीय क्षेत्र की ओर अथवा विषुवतरेखीय क्षेत्र से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो क्रमशः जैव विविधता में ह्रास की स्थिति देखने को मिलेगी, अर्थात जैव विविधता में कमी की स्थिति देखने को मिलती है। तो जब ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर गए तो जैव विविधता में अंतर दिखाई दिया, यहां पर डाइवर्सिटी कम है तो यहां डाइवर्सिटी अधिक है। तो जो ये अंतर की स्थिति देखने को मिलती है यही कहलाती है ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता की प्रवणता। ठीक, दूसरी बात समझते हैं। अगर आप हैं मैदानी क्षेत्र में, कहां पर हैं आप हैं मैदानी क्षेत्र में, और मैदानी क्षेत्र से आप जा रहे हैं कहां, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र की ओर। तो मैदानी क्षेत्र से ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों की ओर जाने पर क्या स्थिति देखने को मिलेगी, तो आप कह सकते हैं मैदानी क्षेत्र से ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों की ओर जाएंगे तो जैव विविधता
में कमी देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि पुनः तापमान में, वर्षा की मात्रा में, आर्द्रता में, इन सब में कमी होगी। तो जैसे जैसे इन सारी चीजों में कमी की स्थिति देखने को मिलेगी, वैसे वैसे पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता, पारिस्थितिक तंत्र में जीवों के अनुकूलन करने की क्षमता, ये सारी चीजें घटने लग जाएंगी। और जैसे जैसे ये सारी चीजें घटेंगी, वैसे वैसे जैव विविधता भी घट जाएगी। तो मैदानी क्षेत्र से ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों की ओर जाने पर अथवा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता में ह्रास की स्थिति अथवा कमी की स्थिति देखने को मिलती है। इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरी स्थिति को, यानी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर जाने पर जैव विविधता में आने वाली वृद्धि अथवा कमी की जो स्थिति होती है, जो अंतर की स्थिति देखने को मिलती है, यही कहलाती है जैव विविधता में प्रवणता, जैव विविधता की प्रवणता अथवा ग्रेडियंट ऑफ बायोडायवर्सिटी। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्या, अब बात करते हैं बायोडायवर्सिटी का इंपॉर्टेंस क्या है। तो दो चार बातें जान लेते हैं और फिर ह्रास के लिए दो चार बातें जान लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कंजर्वेशन की। ठीक, तो चलिए बात करते हैं जैव विविधता का महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है जैव विविधता का। तो जैव विविधता का महत्व, ठीक, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखिए जैव विविधता का महत्व क्या है। पहली बात तो वनस्पति की विविधता, अगर वनस्पति की विविधता अधिक होगी तो वनस्पति की विविधता अधिक होगी, इसका मतलब है कि पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता अधिक होगी। ठीक, पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता अथवा मैं कहूं कि पारिस्थितिक तंत्र की सकल उत्पादकता, क्या, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी, सकल उत्पादकता अधिक होगी। और जब पारिस्थितिक तंत्र की सकल उत्पादकता अधिक होती है, इसका मतलब है कि पारिस्थितिक तंत्र का स्थायित्व भी अधिक होगा। ऐसी स्थिति में स्टेबिलिटी अधिक होती है पारिस्थितिक तंत्र में। पारिस्थितिक तंत्र में जितना ही स्थायित्व होगा, पारिस्थितिक तंत्र के ह्रास में खतरा उतना ही कम होता है। तो आवश्यक है कि बायोडायवर्सिटी अधिक हो। दूसरा, अगर वनस्पतियों की विविधता अधिक है, या हम क्या कह सकते हैं, जैव विविधता अधिक है, तो अधिक वनस्पति की विविधता, ये दोनों बातें मिलकर के क्या करेंगी, इनका औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वनस्पतियों की अधिक विविधता का इस्तेमाल औषधि के रूप में, औषधि के रूप में किया जा सकता है। जैसे आप जानते हैं कुनैन के बारे में, मलेरिया की दवा बनाई जाती है। जैसे कि कुनैन से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। ठीक है, जैसे कि मार्फिन और टेक्सोल, ये दर्द निवारक दवाइयां हैं, ये भी वनस्पतियों से प्राप्त की जाती हैं। क्या, मार्फिन है और टेक्सोल है, ये सब दर्द निवारक दवाइयां हैं जो कि वनस्पतियों से प्राप्त की जाती हैं। तो पहली बात तो पारिस्थितिक तंत्र की इसका स्थायित्व अधिक रहेगा। दूसरी बात है कि इनका इस्तेमाल औषधियों के रूप में किया जा सकता है। तीसरी बात क्या है, इनका इस्तेमाल सौंदर्य प्रसाधन के रूप में भी किया जा सकता है। तो सौंदर्य प्रसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एलोवेरा वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, नीम
एलोवेरा, इन सब का इस्तेमाल किस में किया जाता है? सौंदर्य प्रसाधन के रूप में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरी बात है कि अगर जैव विविधता अधिक रहेगी तो कृषि की उत्पादकता, कृषि की दृष्टि में या कृषि क्षेत्र में या कृषि के क्षेत्र में विविधता अधिक होगी, और कृषि के क्षेत्र में विविधता जितनी अधिक होगी, पारिस्थितिक तंत्र की हम कह सकते हैं खाद्यान्न उत्पादकता में विविधता अधिक होगी। तो हम कह सकते हैं खाद्यान्न विविधता अधिक होगी, और खाद्यान्न विविधता अधिक होने से क्या हो सकता है? खाद्य सुरक्षा की आपूर्ति हो सकती है, खाद्य समस्याएं खत्म हो सकती हैं, न्यूट्रिशन वगैरह की संतुलित आपूर्ति हो सकती है। तो इसके लिए आवश्यक है कि कृषि के क्षेत्र में भी विविधता की स्थिति बनी रहे। ये कुछ एकाध इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो जैव विविधता के लिए इंपॉर्टेंट है, महत्व की बातें हैं जो ध्यान रखनी है हमें। ठीक, अब बात करते हैं जैव विविधता के ह्रास के कौन कौन से कारण हैं। कुछ ऐसे कारण जिनकी वजह से जैव विविधता का ह्रास हो सकता है। तो हेडिंग लगाइएगा क्या? जैव विविधता के ह्रास का कारण। जैव विविधता के ह्रास में जो सबसे बड़ा कारण है, वो सबसे बड़ा कारण है पर्यावरणीय दशाओं में परिवर्तन। पर्यावरणीय दशाओं में परिवर्तन। ठीक, पर्यावरणीय दशाओं में परिवर्तन जैव विविधता की ह्रास का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जब कभी पर्यावरणीय दशाओं में परिवर्तन होता है तो कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं जो विलोपन का शिकार हो जाती हैं, या कुछ प्रजातियां, विशिष्ट प्रजातियां उन बदली हुई परिस्थितियों के साथ अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाती। तो ऐसी प्रजातियां जो स्वयं को बदली हुई परिस्थितियों के साथ अनुकूलन नहीं कर पाती, अनुकूलित नहीं कर पाती, उन प्रजातियों का विलोपन हो जाता है अथवा वो प्रजातियों का विनाश हो जाता है। उनके स्थान में कुछ ऐसी प्रजातियां आ जाती हैं और उनका स्थान ले लेती हैं जो स्वयं को उस बदली हुई परिस्थितियों के साथ अनुकूलित कर लेती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब कभी भी पर्यावरणीय दशाओं में परिवर्तन होगा और पर्यावरणीय दशाओं में बड़े स्तर में परिवर्तन होगा, तो बड़े स्तर में होने वाला पर्यावरणीय दशाओं में परिवर्तन जैव विविधता के ह्रास का एक कारण बन सकता है, एक बड़ा कारण है। दूसरा कारण है आवास का विनाश, जो वर्तमान समय में बायोडायवर्सिटी के ह्रास का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। और वो कारण क्या है? आवास का विनाश। ठीक, आवास का विनाश में के अंतर्गत क्या शामिल है? वनों की कटाई, खनन, कृषि भूमि का विस्तार, जंगल साफ कर किए जा रहे हैं, कृषि भूमियों का विस्तार किया जा रहा है, बांध, सड़क, रेल मार्ग आदि का निर्माण। ठीक है, वनाग्नि एक बड़ा कारण है आवास के विनाश का, तो वनाग्नि भी आवास के विनाश का एक बड़ा कारण है। कुछ ये इंपॉर्टेंट कॉज हैं, और भी बहुत सारे कारण हैं। तो हमें ध्यान क्या रखना है? जब कभी भी आवास का विनाश होता है, आवास का विनाश होगा तो जीवों का विलोपन प्रारंभ हो जाएगा अथवा जीव विलुप्त हो जाते हैं। तो जब भी पारिस्थितिक तंत्र में आवास के विनाश की स्थितियां देखने को मिलती हैं, ऐसे कंडीशन में आवास का विनाश होने पर जैव विविधता का बृहद स्तर पर ह्रास होता है और जैव विविधता ह्रास की समस्याएं देखने को मिलती हैं।
ठीक। तीसरा जो कारण है, तीसरा कारण होता है जलवायु परिवर्तन। तो एक कारण यह भी हो सकता है, क्या है? जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय दशाओं के साथ ही जुड़ेगा ये, ठीक है। जलवायु परिवर्तन से क्या होगा? तो आप कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक तापमान सबसे अधिक समस्या है, वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग। और जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन होगा पर्यावरणीय दशाओं में परिवर्तन हो जाएगा, और पर्यावरणीय दशाओं में होने वाला परिवर्तन जीवों के विनाश का कारण बन सकता है, और जीव जंतुओं का क्या होगी? विविधता, जीवों की विविधता कम हो सकती है। इसके अतिरिक्त एक बड़ा कारण होता है कृषि के क्षेत्र में उन्नत किस्म के बीजों का इस्तेमाल। तो एक बड़ा कारण होता है जैव विविधता के ह्रास का कारण है क्या? तो आप कह सकते हैं कृषि के क्षेत्र में उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग, इस्तेमाल अथवा उपयोग। जब भी कभी कृषि के क्षेत्र में उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग किया जाता है तो ऐसे बहुत से देसी किस्म की जातियां अथवा प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं, क्योंकि उनका संरक्षण नहीं हो पाता, उनका इस्तेमाल लगातार नहीं हो पाता, तो वो प्रजातियां धीरे धीरे करके विलुप्त हो जाती हैं। तो कृषि के क्षेत्र में उन्नत किस्म के बीजों का इस्तेमाल, मुख्य रूप से हरित क्रांति कार्यक्रम आने के बाद गेहूं और धान की उन्नत किस्म के बीजों का इस्तेमाल करने से कई देशीय प्रजातियां, विभिन्न देशीय प्रजातियों के बीजों का या देशी प्रजातियों का विलोपन हो गया, जो कि समग्र रूप से जैव विविधता के ह्रास का एक बड़ा कारण भी है। तो हम कह सकते हैं कि जब भी कृषि के क्षेत्र में उन्नत किस्म के बीजों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा तो क्षेत्रीय विविधता में कमी आ जाएगी। यह जैव विविधता के ह्रास का एक बड़ा कारण होता है। एक बड़ा कारण होता है विदेशज प्रजातियों का आगमन। तो जैव विविधता के ह्रास का एक कारण होता है विदेशज प्रजातियों का आगमन, ठीक। पार्थेनियम हिस्टेरोफेरस, जिसे कहा जाता है गाजर घास या कांग्रेस घास भी कहते हैं व्यंग्यात्मक तरीके से। तो पार्थेनियम हिस्टेरोफेरस नामक एक घास थी जो कि गेहूं का जब हमने यूएस से आयात किया तो गेहूं के आयात के साथ भारत में आ गई। उष्णकटिबंधीय जलवायु भारत की थी और भारतीय उष्णकटिबंधीय जलवायु में इस पार्थेनियम हिस्टेरोफेरस घास का बहुत तीव्र गति से विकास हुआ, और ये जो प्रजाति है भारत में क्या हुई, एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिया है। ये प्रजाति भारत में तेजी से प्रसार हुआ, इसका अपने पैर फैलाए, तेजी से फैल गई, और इसके प्रसार के क्रम में यहाँ की कुछ देशीय प्रजातियां विलुप्त हो गई। तो जब कभी विदेशज प्रजातियों का आक्रमण हो जाता है, ऐसी स्थिति में भी देशज प्रजातियों का विलोपन हो जाता है, जो कि जैव विविधता के ह्रास का एक कारण बनता है, ठीक। तो ये बातें थी। जैव विविधता क्या है, क्या मेजरमेंट किया जाता है, लेवल्स क्या होते हैं, मेजरमेंट कैसे किया जाता है, ग्रेडियंट क्या होती है, इंपॉर्टेंस और डिग्रेडेशन के काज। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन की, संरक्षण की बात करते हैं कि जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जाता है। तो हेडिंग लगाइएगा, जैव विविधता का संरक्षण अथवा कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक। जैव विविधता का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी दो तरह से किया जाता है।
एक होता है स्वस्थानीय संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण। इन सीटू कंजर्वेशन, स्वस्थानीय संरक्षण अथवा इन सीटू कंजर्वेशन। और दूसरा है बाह्य स्थानीय संरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण। एक्स सीटू कंजर्वेशन। ठीक, चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले इन सीटू कंजर्वेशन की अथवा स्वस्थानीय संरक्षण की। मान लीजिए कि कोई भौगोलिक क्षेत्र है, क्या है, कोई है भौगोलिक क्षेत्र। पहले इसको समझते हैं फिर इसको समझेंगे बाह्य स्थानीय संरक्षण को। पहले स्वस्थानीय अथवा इन सीटू को समझ लेते हैं। कोई भौगोलिक क्षेत्र है और ये भौगोलिक क्षेत्र है एक प्रकार का प्राकृतिक आवास। तो ये भौगोलिक क्षेत्र है और ये भौगोलिक क्षेत्र है एक प्रकार का प्राकृतिक आवास। यहां पर जीव जंतुओं और वनस्पतियों की विविध प्रजातियां पाई जा रही हैं प्राकृतिक रूप से। तो हम क्या कह रहे हैं, यहां पर प्राकृतिक रूप से जीव जंतुओं और वनस्पतियों की विविध प्रजातियां हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक रूप से इस स्थान पर जीव जंतुओं और वनस्पतियों की विविध प्रजातियां पाई जा रही हैं। अगर मान लीजिए कि हम इस भौगोलिक क्षेत्र का ही क्या कर दें, संरक्षण कर दें, कंजर्वेशन कर दें। अगर हम इस क्षेत्र का क्या करें, संरक्षण कर दें, तो यहां पर पाई जाने वाली जीव जंतुओं और वनस्पतियों की प्रजातियों का स्वतः संरक्षण हो जाएगा, है ना। तो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को जब इस प्रकार से संरक्षित कर दिया जाता है और संरक्षित करने के पश्चात उस क्षेत्र में पाई जाने वाली जीव जंतुओं अथवा वनस्पतियों की प्रजातियां स्वयं संरक्षित हो जाती हैं, तो ऐसे संरक्षण को इन सीटू संरक्षण अथवा स्वस्थानीय संरक्षण का दर्जा दिया जाता है। सिंपल भाषा में मैं कहूं तो जो जहां पर है जीव जंतु वनस्पति, जो जहां प्राकृतिक रूप से पाया जाता है उसको वहीं पर संरक्षित कर दो। ठीक, इस प्रकार का संरक्षण स्वस्थानीय संरक्षण कहा जाता है। इस बार भी आपके यूपीपीसीएस में प्रश्न पूछा हुआ है, ध्यान से इसको पढ़िएगा। ठीक है, तो स्वस्थानीय संरक्षण क्या है, तो हम कह रहे हैं स्वस्थानीय संरक्षण है जीव जंतुओं अथवा वनस्पतियों की प्रजातियों का संरक्षण उन जगहों पर किया जाता है जिन जगहों पर वो प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं अथवा उनके प्राकृतिक आवास का ही संरक्षण कर दिया जाता है। ठीक है, तीन बातें यहां पर इंपॉर्टेंट रूप से पढ़नी है हमें स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत। स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत हमें तीन चीज ज्यादा पढ़ना है, इन सीटू कंजर्वेशन अथवा स्वस्थानीय संरक्षण। ठीक है, यहां हमें पढ़ना है नेशनल पार्क, एक पढ़ना है राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा पढ़ना है हमें यहां पर वन्यजीव अभयारण्य,
तो वन्य जीव अभयारण्य, और तीसरा पढ़ना है हमें जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व। तो 3 के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, तो एक एक करके समझेंगे। स्वस्थानीय संरक्षण क्या है, और फिर इसके बाद हम लोग देख लेंगे बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या है। तो जब कभी जीव जंतुओं की प्रजातियों को एक स्थान से ले जाकर के किसी अन्यत्र स्थान पर संरक्षित कर दिया जाता है तो उसे कहते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण या एक्स सिटू कंजर्वेशन। कल हम इसे डिटेल में समझेंगे कि स्वस्थानीय और पर स्थानीय संरक्षण क्या होते हैं अथवा बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या होते हैं। तो पूरा कंजर्वेशन के मेथड को समझ लेंगे, और फिर इसके बाद लास्ट हमारा टॉपिक ओजोन क्षरण और जो ग्लोबल एनवायरनमेंट चेंज है उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू, कल मिलते हैं।